बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। लेक्चर 8 कैम 402 केमिस्ट्री स्पेशल टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक हमारा है आज कैटालिसिस सरफेस केमिस्ट्री। पार्ट 2 करेंगे आज कैटालिसिस का। लास्ट टाइम हमने इसका पार्ट 1 किया था, जिसमें बेसिक टर्म की थी और इंट्रोडक्शन किया था। तो सबसे पहले आज इसका हम देखते हैं पाथवे। कैटालिसिस असल में ये प्रोसेस होता कैसे है, हम आज ये देखेंगे। ये एक साइकिल बनाया हुआ है, कैटालिसिस साइकिल का नाम जिसे दिया है। ये आप यहाँ से अगर हम शुरू करें, कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है जो सर्कल में आप देख रहे हैं कि एक कैटलिस्ट मैंने बनाया है। ये एक कैटलिस्ट है। ए और बी क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। अब ये फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कैटलिस्ट ए और बी दो रिएक्टेंट है। तो जब इसे हमने क्या कराया है, रिएक्ट कराया है कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये एब्जॉर्ब हुए हैं, कैटलिस्ट के साथ अटैच हो गए हैं। दोनों रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ अटैच हो गए हैं। फिर माइग्रेट होते हैं। माइग्रेट होने के बाद ये क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के साथ जो कैटलिस्ट और साथ में प्रोडक्ट आगे आप देख सकते हैं अटैच है। उसके बाद क्या होता है कि इसकी डिसॉर्प्शन हो जाती है, यानी कि सेपरेशन हो जाती है। प्रोडक्ट जो है वो अलहदा हो जाता है। तो आप नेक्स्ट देख सकते हैं, कैटलिस्ट हमारे पास वैसे आ गया और प्रोडक्ट हमारा अलहदा हो गया, और दोबारा से फिर आप इसी कैटलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं रिएक्टेंट के लिए। तो ये तो था इसका पाथवे। अगर हम इसका एक्टिवेशन एनर्जी के साथ देखें रिलेशन, तो वो हमारा क्या बनेगा, दी गई है एनर्जी दी गई है और नीचे रिएक्शन कंडीशन है एक्स एक्सिस पे होगी। और जो आपको रेड कर्व दिखाई दे रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आर मेरे पास रिएक्टेंट है। इस पोजीशन पे जब मैंने लिए उनकी एनर्जी रिएक्टेंट की इतनी थी और प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होती है। ये मैंने ऊपर लिख दिए, तो आप इसे प्रोडक्ट जो है यहाँ है इसको और नीचे थोड़ा कर दीजिएगा। तो अब रिएक्टेंट की जब एनर्जी यहाँ होगी, तो जब भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इन्हें एक ख़ास एनर्जी चाहिए होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है, एक बैरियर होता है एनर्जी का, जिसको क्रॉस करने के बाद रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि ये हमारा रिएक्टेंट थे और ये हमारी जो आपको देख सकते हैं ब्लैक कलर में नज़र आ रही है, ये पहली ब्लैक कर्व जो है ये हमारे पास क्या थी, उसकी दूसरा एनर्जी बैरियर था, जिसको क्रॉस करके वो क्या बनाता, प्रोडक्ट बनाता। तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए होती इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इन रिएक्टेंट को। तो जब हम, तो ये हमारी कर्व होगी, ब्लैक कर्व हमारी होगी अनकैटलाइज्ड, यानी कि जब हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया। फिर जब हमने कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, वो इसके इस बैरियर को कम कर देता है। अब हमें कम एनर्जी चाहिए होगी, थोड़ी सी एनर्जी देने पर भी प्रोडक्ट फ़ौरन से बन जाते हैं, कि क्योंकि इस एनर्जी बैरियर को लाजमी क्रॉस करना होता है रिएक्टेंट ने, अदरवाइज़ ये रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होंगे। तो जब हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो ये क्या करता है, ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से हम इजीली क्या कर लेते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं। तो यही वजह होती है इसके रेट ऑफ रिएक्शन में बढ़ने की वजह। क्योंकि जनरली हम जब बात करते हैं कैटलिस्ट की, तो यही करते हैं कि ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ करता है। हालांकि ये आल्टर करता है, चेंज करता है, कम भी कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन जनरली जो कहा जाता है ज़्यादातर कि ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, क्योंकि हम यूज़ इसका उधर ज़्यादा करते हैं। तो ये क्या करता है, अगर जब पूछा जाए को ये कैसे इफ़ेक्ट करता है रेट पे, तो आपने उसका आंसर ये देना है कि ये एक्टिवेशन की एनर्जी को डिक्रीज़ करते, तो इस तरह रिएक्टेंट के दूसरे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कर देता है। तो ये इस तरह इफ़ेक्ट करता है रेट पे। तो ये आपने इसकी
ग्राफ देख लिया। उसके बाद अगर चलें हम इसके टाइप ऑफ कैटालिसिस देखें, होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। अगर होमोजीनियस कैटालिसिस की बात करें, होमोजीनियस कैटालिसिस, होमो से आपको पता चल रहा है कि सेम, कैटालिसिस कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स इन सेम फेज। जब कैटलिस्ट और रिएक्टेंट दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, तो हमारे पास उस वक्त क्या होगा, होमोजीनियस कैटालिसिस होगा। तो उस प्रोसेस को हम उस वक्त होमोजीनियस कैटालिसिस कहेंगे। फॉर अगर कैटलिस्ट गैस फेज में आए तो हमारे पास रिएक्टेंट भी गैस फेज में होने चाहिए। अगर कैटलिस्ट सॉलिड फेज में है तो रिएक्टेंट भी सॉलिड फेज में। इसी तरह अगर वो लिक्विड में है तो लिक्विड में, यानी कि सेम फेज होने चाहिए। एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो हमारे पास है 2SO2 गैस फेज में है और प्लस ऑक्सीजन, ये भी गैस है। और हम जब नाइट्रेट ऑक्साइड यूज़ करते हैं कैटलिस्ट के तौर पर, ये भी गैस है, तो हमारे पास 2SO3 बनता है गैस। तो ये आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल क्या है। जो हमारे पास NO है, नाइट्रेट ऑक्साइड, ये क्या है, हमारे पास गैस है, गैस फेज में है। और हमारे दोनों रिएक्टेंट भी क्या हैं, गैस फेज में। तो ये किसकी एग्जांपल हुई, होमोजीनियस की हुई। इसी तरह मैंने की बात के जब भी कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं तो आखिर में इनको सेपरेट आउट कर देते हैं। इसको ज़रा अगर हम ओपन करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखें, NO है हमारे पास कैटलिस्ट, प्लस क्या है, एक रिएक्टेंट के साथ पहले ये रिएक्ट करेगा, O2 के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, NO2 इंटरमीडिएट फॉर्म बनाई। अब यही इंटरमीडिएट फॉर्म दोबारा से दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगी। अब देखिए NO2 है, अब SO2 के साथ दोबारा इसने NO2 ने इंटरमीडिएट फॉर्म जो थी दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट, प्लस क्या बन गया, NO, यानी कि दोबारा से कैटलिस्ट। अब ओवरऑल रिएक्शन देखें तो हमारे जब हम इसे इस एडअप करेंगे तो NO से ये NO कैंसिल हो जाएगा और NO2 से ये NO2 कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा SO2 प्लस ये हाफ O2 आ जाएगा और SO3। अब देखें कोई दोबारा से हमारे पास NO यानी कैटलिस्ट का कोई नामो निशान भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कैटलिस्ट आया है, उसने सपोर्ट किया है रिएक्शन को, उसका रिएक्ट क्या है, उसके रिएक्शन करवा के खुद साइड पे हो गया। तो ये होता है कैटलिस्ट का काम। एग्जाम्पल 2 देखें, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये है लिक्विड। अब हमारे पास क्या है, इथाइल एसीटेट है और जब हाइड्रोलिसिस इसकी करेंगे H2O एंड द प्रेजेंस ऑफ एसिड आर अल्कली, तो हमारे पास क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनेगा और एथेनॉल बनेगा। तो ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में इसकी एग्जांपल होगी, यानी कि कैटलिस्ट भी हमारे पास लिक्विड है, फेज में है, और रिएक्टेंट भी हमारे पास लिक्विड फेज में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस, हेट्रो का मतलब मुख्तलिफ, यहाँ से आप पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है कि कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं। कैटलिस्ट अगर सॉलिड है तो रिएक्टेंट हमारे पास गैस होंगे या लिक्विड होंगे। तो नीचे इसकी आप एग्जांपल देख सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल आई, 2SO2 गैस फॉर्म में है, प्लस ऑक्सीजन है। हमने यहाँ कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, प्लाटिनियम को, जो कि सॉलिड फॉर्म में है। अब देखिए रिएक्टेंट हमारे गैस फॉर्म में है और पर जो कैटलिस्ट है वो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। तो ये किसकी एग्जांपल हुई, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। वो पूछ सकता है बाज़ औक़ात MCQs में, वो पूछ सकता है कि आप एग्जांपल दें, ये एग्जांपल बता दें, रिएक्शन दे सकता है कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, आप बताएं कि ये हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस है। तो आप कोशिश कीजिएगा हर लिहाज से आप इसको, जो भी आप टॉपिक करें उसे हर लिहाज से सोच के कि वो ऐसा भी पूछ सकता है, वो ऐसा भी पूछ सकता है, किसी भी लिहाज से वो पूछे, आपको हर लिहाज से प्रिपेयर होना चाहिए।
आगे देखिए हमारे पास सेकंड एग्जांपल है N2H2। तो ये क्या है, गैस फेज है, नाइट्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन गैस को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास के रिएक्ट कराते हैं एंड द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया हमने, और NH3 हमारे पास अमोनिया बने। अब ये अमोनिया मिलियन टन के हिसाब से हम बनाते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र में हम इस्तेमाल इसे करते हैं। तो इसका बेतहाशा इस्तेमाल होने के वजह केमिकल इंडस्ट्री में कैटलिस्ट का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा किरदार है, और बहुत ही ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज कर सकते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन जब करेंगे तो ये हमारे पास इथीन में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में। अब ये कैसे हुआ, इसके हेट्रोजीनियस के एक्चुअली 4 प्रोसेस होते हैं। क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। एड्जॉर्प्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ फर्स्ट, इसका जो स्टेप है, द 4 स्टेप्स ऑफ हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, उनमें फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, ये होता है कि एड्जॉर्प्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट हैं वो एड्जॉर्ब होते हैं, अटैच होते हैं सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जो सरफेस होगी उसकी वो कुछ उस पर एक्टिव साइट्स होती हैं जहाँ पे जाके क्या जो हमारे पास रिएक्टेंट होंगे वो अटैच होंगे। जब रिएक्टेंट अटैच होते हैं तो क्या होता है, वो उसकी सरफेस के साथ होल्ड हो जाते हैं, टाइटली होल्ड होने की वजह से उनकी बॉन्ड में स्ट्रेचिंग आती है। बॉन्ड की स्ट्रेचिंग होने की वजह से वो ब्रेक हो जाते हैं और माइग्रेट करके वो रिएक्शन कर जाते हैं। तो पहला स्टेप हुआ एड्जॉर्प्शन एंड एक्टिवेशन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरे स्टेप की अगर हम बात करें तो दूसरा स्टेप हेट्रोजीनियस में होता है माइग्रेशन ऑफ एड्जॉर्ब रिएक्टेंट ऑन द सरफेस। अब दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में उन्होंने क्या किया है, अटैच हुए हैं। दूसरे स्टेप में उन्होंने माइग्रेशन किया है, मूवमेंट किया, माइग्रेट हुए हैं सरफेस के ऊपर ही। तीसरे स्टेप में वो क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ एड्जॉर्ब सब्सटेंस। अब जो सब्सटेंस ऊपर अटैच हैं वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। चौथे स्टेप में क्या होगा, डिसॉर्प्शन होगी। चलते हैं, इसके फिगर मैंने बनाई है, फिगर के थ्रू देखते हैं, आपका इंशाल्लाह कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यही इसी एग्जांपल को, हाइड्रोजनेशन को, ऑफ इथीन को मैंने लिया एग्जांपल के तौर पर। ये एक नीचे सरफेस जो दिखाई गई है इसे मैंने कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किया। ये एक कैटलिस्ट है हमारा जिस पे लाइनिंग मैंने लगाई है, इसकी सरफेस बनाई है, और ये हमारे पास CH2 इथीन और हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने पहले स्टेप में क्या किया है कि ये दोनों इसके साथ आके अटैच होंगे। आगे देखिए ये यहाँ पे आके अटैच हो गए। एक ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है और एक ये हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि हाइड्रोजन क्या हो गया, H2 ब्रेक हो गया है। जैसे ही वो अटैच हुआ तो उसके अटैच होने से क्या हुआ, स्ट्रेचिंग हुई बॉन्ड में, और वो हाइड्रोजन क्या हुआ है, ब्रेक अप हो गया, उसका बॉन्ड ब्रेक हो गया। एक H ये बन गया, एक H ये, एक H ये, एक H ये, और हमारे पास इथीन जो है वो भी साथ अटैच हो गया है, किसके साथ, कैटलिस्ट के साथ। ये हाइड्रोजन मैंने दिखाया है कि ये जो मैंने स्पॉट लगाया ना कि ये हाइड्रोजन के है, इसे मैंने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया है स्पॉट से, रेड स्पॉट से। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन के जो एटम थे ये माइग्रेट करके रिएक्शन कर गए, किसके साथ, C2H4 के साथ, और हमारे पास बन गया C2H6, और साथ में हाइड्रोजन आइटम कुछ बच गया। C2H6 के बचने के साथ आगे क्या हुआ है कि ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है ये क्या हुआ है, डिसॉर्प्शन हो गया है, इसकी सेपरेशन हो गई है। ये क्या कर गया है, सेपरेट हो गया है, किससे, सरफेस ऑफ कैटलिस्ट से। जब ये अलहदा हुआ तो हमारे पास फिर से क्या बाकी कैटलिस्ट ही बच जाएगा।
तो ये मेरे पास थी इसकी कुछ स्टेप्स जो आपने देखे हेट्रोजीनियस से। आप इसे दोबारा रिपीट करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये तो थी गैस की। अब लिक्विड सॉलिड आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है हमारे पास, H2O2 है प्लस प्लाटिनियम सॉलिड फॉर्म में है। तो हमारे पास ये एक लिक्विड सॉलिड एग्जांपल हो गई और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। इसी तरह नीचे आप देखें तो ये KClO3 मेरे पास है सॉलिड फॉर्म में और मैंगनीज की एग्जांपल हो गई। तो ये था हमारा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस।